जय हिंद दोस्तों। जहां एक तरफ आज पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और भारत में भी इसका असर पड़ा ही है, लेकिन देश में एक आबादी ऐसी भी है जो महंगी गाड़ियां खरीदने की शौकीन है। आज देश में एक नया सेगमेंट पैदा हो गया है जिन्हें लग्जरी हाई फीचर की अच्छी गाड़ियां चाहिए, और इन लग्जरी गाड़ियों को खरीदने के लिए वह महंगे से महंगा लोन लेने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। वो महंगी गाड़ियां खरीदकर अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, और यही कारण है कि आज भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से ग्रोथ कर रहा है। साल 2022 में भारतीय लोगों ने जमकर गाड़ियां खरीदी हैं और ऑटो सेक्टर में भारत आज जापान से आगे निकलकर दुनिया में नंबर 3 पर पहुंच चुका है। 2022 में भारत में कुल 42.5 लाख नए वाहनों की बिक्री हुई है, वहीं जापान में कुल 42 लाख यूनिट वाहनों की बिक्री हुई है। पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा गाड़ियां चीन में बिकी हैं। चीन ने 26.27 मिलियन वाहन बेचे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसने 15.4 मिलियन वाहनों को बेचा है। अब सवाल यह है कि लोगों ने गाड़ियां तो दबाकर खरीदी है, लेकिन इस ग्रोथ से भारत को कितना फायदा हुआ है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी ऑटोमोबाइल सेक्टर पर काफी ज्यादा निर्भर करती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इंडिया की जीडीपी में 7.1% की भागीदारी है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में लगभग 50% की भूमिका है। अगर रोजगार के नजरिए से देखें तो यह 4 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर 2021 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, और अनुमान यह है कि 2027 में यह बढ़कर 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी खास महत्वपूर्ण है। आज इंडिया में जो गाड़ियां बन रही हैं वो वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट हो रही हैं, जो पहले नहीं होती थी। इसका कारण था क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी में हमसे एक कदम आगे थी, और जब तक हम उस टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करते तब तक वह हमसे आगे एक और नई टेक्नोलॉजी पर चले जाते थे। पहले भारत में BS3 सिस्टम की गाड़ियां बनती थी और बाकी दुनिया में BS6 प्रणाली की गाड़ियां चल रही थी, इसलिए भारत की गाड़ियां वर्ल्ड में एक्सपोर्ट नहीं हो पाती थी। लेकिन आज उनमें अपग्रेडेशन हो रहा है। आज भारत BS4 से डायरेक्ट BS6 पर शिफ्ट हो रहा है, और इसका कारण है इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्योंकि आज तमाम दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर शिफ्ट हो रही हैं, और यहीं से भारत को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। और इसका फायदा केवल गाड़ियों बनाने वाली कंपनियों को ही नहीं हुआ, बल्कि उनको भी हुआ है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब वह BS सिस्टम के पार्ट्स बनाते हैं, तो वह पार्ट्स इंडिया के मैन्युफैक्चरर को भी चाहिए और वर्ल्ड में भी चाहिए। यानी दुनिया में भी ये पार्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं और लोकल तो बिक ही रहे हैं। अगर आप जापान को देखें तो वह हमेशा दुनिया में इसलिए आगे रहता है क्योंकि वह दुनिया की डिमांड के हिसाब से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में सबसे आगे रहता है, और यहाँ पर उसने इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर अपनी क्षमता से अधिक गाड़ियों को दुनिया में एक्सपोर्ट किया, और इसी वजह से वह हमेशा मार्केट में भारत से आगे बना रहा। लेकिन अब इंडिया भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे इंडिया में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और दुनिया में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और अभी तो हम जापान को पछाड़कर नंबर 3 पर पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से भारत का मार्केट डेवलप हो रहा है उससे शायद हमें नंबर 2 या नंबर 1 पर भी पहुंच जाएंगे। आज इंडिया का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट स्टेबिलिटी के लेवल पर पहुंच गया है, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। चैप्टर 2, 4 बेसिक पॉइंट। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो आज हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है आज से 3 साल पहले 2020 में लॉन्च हुई PLI स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम का मेन मकसद ये था कि देश में ही घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और बाहर से इंपोर्ट बिल को कम किया जाए। इसमें भारत सरकार सरकारी कंपनियों को भारत में बने हुए प्रोडक्ट की बिक्री के आधार पर इंसेंटिव देती है। अब ग्राउंड लेवल पर इसका इफेक्ट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाने में 4 पॉइंट सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे। पहला है डीकार्बनाइजेशन। दरअसल सस्टेनेबल मोबिलिटी ग्रोथ और ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो नेट जीरो का इसमें टारगेट रखा गया है। सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है कि 2030 में, 2047 में और 2070 में कार्बन यूटिलिटी अचीव करनी है। दूसरा पॉइंट है देश की एनर्जी सिक्योरिटी। दोस्तों, आज हम अपना 80 से 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होंगे तो बैटरी इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी एक रीजनल से बढ़कर दूसरे रीजनल पर आ जाएगी, तो वो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
तीसरा पॉइंट है लोकल पोल्यूशन मिटिगेशन। जैसे कि हम देश की राजधानी में देखते हैं, खासकर दिवाली के समय वहां कितना पोल्यूशन हो जाता है। वहीं दुनिया में भी हमारी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। भारत की 104 सिटी आज पोल्यूशन से जूझ रही हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें टेक्नोलॉजी को ही डिप्लॉयमेंट करना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए, हाइड्रोजन हो गया, और आज तो एथेनॉल की भी बात हो रही है और सरकार भी एथेनॉल पर जोर दे रही है। चौथा पॉइंट है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। अगर इस साल के ऑटो एक्सपो में भी अगर हम देखें तो सभी मैन्युफैक्चरर्स ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल और हाइड्रोजन आइस इंजन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया है। चैप्टर 3, सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी कौन सी है? दोस्तों, इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स पर टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही दबाव है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। 2 साल के बाद हो रहे ऑटो एक्सपो 2023 में भी इलेक्ट्रिक वाहन ही सुर्खियों में बने हुए हैं और इस नई टेक्नोलॉजी ने लोगों को भी आकर्षित किया है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बदल भी रहा है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी वाली कार सबसे बेहतर होगी, क्योंकि आज मार्केट में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइड्रोजन, बैटरी या फिर इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों की भी बातें हो रही हैं। यानी लोगों के पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें सीधी सी बात है कि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है और साथ ही सभी मैन्युफैक्चरर्स भी ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में केवल जमाना हाइड्रोजन कार, बैटरी से चलने वाली कार या फिर इथेनॉल से चलने वाली कारों का ही है। हालांकि अभी तक इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, इन तमाम गाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। इसमें अभी और टाइम लगेगा। मान लीजिए आज आप किसी भी टेक्नोलॉजी पर आधारित कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन क्या उस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मौजूद मिलेंगे? अगर आज भी गाड़ियों के चलन की बात करें तो अगर लोगों को 400-500 किलोमीटर जाना होता है तो वो चौथे या 5वें दिन उसमें पेट्रोल भरवाते हैं। तो किसी भी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी खरीदने से पहले ये डिपेंड करता है कि खरीदने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हाईवे पर चलना है तो इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जेज हर जगह पर नहीं मिलेंगे। वहीं अगर प्योर सिटी की ड्राइविंग है और दिन में 50 या 100 किलोमीटर ही चलना है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर शिफ्ट हुआ जा सकता है। लंबी ड्राइव के लिए तो आज भी पेट्रोल या डीजल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जब तक कि हर 20 किलोमीटर पर एक फास्ट चार्जिंग की सुविधा न मिलने लग जाए और जहां कम से कम 15 मिनट में बैटरी चार्ज हो जाए। दोस्तों, जिस तरह से ऑटो एक्सपो में हमने देखा कि सभी मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही दिखा रहे हैं, तो वहीं हाइड्रोजन फ्यूल भी ऐसा सिस्टम है जो एडिशनल एनवायरनमेंट को तो सपोर्ट करता ही है, साथ ही गाड़ी की रेंज भी बढ़ाता है। हालांकि अभी इलेक्ट्रिक की प्राइस काफी ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है तो आने वाले समय में इसकी कीमतों में भी कमी आएगी और हमें बेहतर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है। चैप्टर 4, सेफ्टी फीचर्स। दोस्तों, टेक्नोलॉजी तो हमें बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स भी उतना ही जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी का सेफ्टी फीचर्स पर कितना फोकस है? कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें कस्टमर का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर सेफ्टी पर आकर कस्टमर का विश्वास उतर जाएगा तो टेक्नोलॉजी किस काम की? इसलिए जरूरी है कि सेफ्टी पर पूरा का पूरा फोकस दिया जाए। अगर आपको याद हो तो जब सीएनजी मार्केट में आई थी तो लोगों को डर था कि इतना भारी भरकम सिलेंडर अगर गाड़ी में फट गया तो, अगर आग लग गई तो। लेकिन आज देखिए सीएनजी पूरे देश में चल रही है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी यही स्थिति होने वाली है। वक्त लगेगा लेकिन धीरे धीरे लोग इसको अपना लेंगे। सरकार ने और तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भी ये फैसला किया कि जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन में हमारी इनिशियल लर्निंग है उसमें सेफ्टी को प्राइमरी फोकस किया जाएगा। गाड़ियों की वैलिडिटी, टेस्टिंग, सर्टिफिकेट, सेफ्टी रेटिंग, इन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो टाटा और महिंद्रा इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बनाती हैं। टाटा और महिंद्रा के पास ग्लोबल एनकैप की 5 स्टार रेटिंग है। वहीं भारत में भी भारत एनकैप को लॉन्च करने की तैयारियां चल रही हैं, ताकि बाकी कंपनियों में भी बेहतर सेफ्टी फीचर्स देने का कंपटीशन रहे। तो दोस्तों, ओवरऑल हमारा जो ऑटो इंडस्ट्री है, चाहे वो रिटेल हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, आत्मनिर्भरता की पोजीशन पर पहुंच रहा है। हालांकि आज के समय में कुछ शॉर्टेज चल रही है, वेटिंग पीरियड चल रहा है, डोमेस्टिक सेल पे ज्यादा ध्यान है, लेकिन आने वाले समय में इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाली है। तब ये डोमेस्टिक सेल भी पूरा कवर कर पाएंगे और एडिशनल मार्केट को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और आने वाले शायद 3-4 सालों में हमें ये देखने को मिल सकता है कि अमेरिका, यूरोप और इंडिया की गाड़ियां लगभग समान हो जाएंगी। दोस्तों, इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। वहीं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।